हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो यूपी पीजीटी पे हमारा आज का डिस्कशन होगा और ये हमारा सेकेंड मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो आइए हमारे साथ और देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हमें अच्छे से देखना है, समझना है और इसको लर्न करना है। ठीक है, तो मैंने कहा हुआ था कल के लेक्चर में कि अब मैं कोशिश करूंगी कि डेली हम लोग जो है कुछ ना कुछ सॉल्व करते रहें, क्योंकि वैकेंसी एकदम सामने है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है डायमेंशन ऑफ वैल्यूज। तो ये एक पुस्तक है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ वैल्यूज। और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। किसकी है? राधा कमल मुखर्जी जी की। उन्होंने जो है वैल्यूज पे सारा वर्क किया हुआ है। तो वो मूल्यों के समाजशास्त्र से संबंधित हैं और इन्होंने बहुत सारी स्टडी की हुई है। ठीक है, तो राधा कमल मुखर्जी जी डायमेंशन ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक इन्होंने लिखा हुआ था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में वैज्ञानिक विधि से क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया। भारत में वैज्ञानिक विधि से क्षेत्रीय अध्ययन कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुए थे? ठीक है, तो जब भारत में जो वैज्ञानिक विधि से जो क्षेत्रीय अध्ययन हुआ था वो कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 65 ईयर वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष पहले, ठीक है, प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने सहप्रवासिता को वैवाहिक संबंधों को अधिक दृढ़ बनाने और पैतृक प्रेम प्राप्त करने का एक सामाजिक क्रिया तंत्र माना। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एकदम न्यू है कि कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने सहप्रवासिता मतलब सहकष्टी प्रथा जो थी, और ये कहाँ पे थी, इसका अध्ययन किसने किया था सहकष्टी प्रथा का? हमें लग रहा है कि आपको लर्न हो गया होगा। मेलिनोवस्की ने किया था ट्रोवियांडा आइलैंडर्स में। ठीक है, तो ट्रोवियांडा आइलैंडर्स में ये सहप्रवासिता जो प्रथा थी, यानी जब पत्नी क्या रहती है, प्रेग्नेंट रहती है, तो पति भी सेम वही भूमिका को फॉलो करता है। ठीक है, तो सहप्रवासिता यानी सहकष्टी प्रथा वैवाहिक संबंध को दृढ़ बनाने के लिए पैतृक पैतृक जो प्रेम होता है उसे प्राप्त करने के लिए एक सामाजिक क्रिया माना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सहप्रवासिता या सहकष्टी प्रथा किसे कहा जाता है। तो यानी पति भी जब उसी भूमिका को फॉलो करता है जो पत्नी सेम फील करती है। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे होता है? ये ट्रोवियांडा आइलैंडर्स में मेलिनोवस्की ने इसका अध्ययन किया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि जिस तरह वायु का आश्रय लेकर सब जीव जंतु जीते हैं, ठीक है, तो जिस तरह वायु का आश्रय लेकर सब जीव जंतु क्या है, जीते हैं, उसी तरह गृहस्थ का आश्रय लेकर, यानी जो गृहस्थ आश्रम होता है, 4 आश्रम है ना हमारे यहाँ। हाँ, तो फ्रेंड्स वो चारों आश्रम की एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीजीटी में। ठीक है, कि वो चारों आश्रम कौन से हैं, कभी पूछ लेता है कि जो है कितने उसका कितना ईयर माना जाता है, तो 25 25 25 25 100 ईयर्स में बांटा गया है इसको। तो सबसे पहले हमारा होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, फिर हम करते हैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। ठीक है, तो ये हो गया, और फिर उसके बाद में होता है वानप्रस्थ आश्रम, और फिर होता है लास्ट में आपका संन्यास। ठीक है, तो 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। तो ये चारों तो आश्रम हो गए आपके, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीजीटी में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब गलत हो जाते हैं तो 2 ही 3 क्वेश्चन से क्या होता है, हम वहां से तुरंत बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन एक प्रकार से दी गई है कि जिस तरह वायु का आश्रय लेकर सब जीव जंतु जीते हैं, उसी तरह गृहस्थ का आश्रय लेकर सब आश्रम जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम के महत्व के बारे में यह उपयुक्त जो परिभाषा है, उक्ति है, ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये किसके द्वारा दी गई है फ्रेंड्स? ये दी गई है मनु के द्वारा। ठीक है, तो मनु है हमारे पीजीटी के सिलेबस में, आप लर्न करके रखिएगा। अभी पिछली बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसमें कपाड़िया का था। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था से था वो क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये मनु का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस विद्वान की यह मान्यता है कि विज्ञान विज्ञान ही है। ठीक है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। तो साइंस क्या है, साइंस तो साइंस ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या चाहे वह समाज शास्त्र में हो। तो इस प्रकार की जो डेफिनेशन दी गई है फ्रेंड, देखिए लुंडबर्ग, लैंडिस, कार्ल पियर्सन और स्टुअर्ट चेंज। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा लैंडिस महोदय ने ये डेफिनेशन दी हुई थी कि विज्ञान विज्ञान ही है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में हो। आप लोगों को लर्न हो गया होगा यह डेफिनेशन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं
और इसमें विज्ञान से संबंधित एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कार्ल पियर्सन का। उसमें क्या होता है कि एक आप ध्यान रखिएगा, बहुत ये क्वेश्चन बहुत ही डिस्प्यूट है और बहुत आसानी से गलत होता है स्टुअर्ट चेंज और ये कार्ल पियर्सन में। तो इसमें ये है फ्रेंड्स कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उनकी पद्धति में होती है, ना कि उनकी विषय वस्तु में। तो जब फ्रेंड्स वहां पे सभी विज्ञानों की तात्विक एकता लिखी रहेगी तब आपको कार्ल पियर्सन लगाना है। लेकिन अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, ना कि विषय वस्तु में, बहुत जरा सा अंतर है और क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाता है। वहां पे इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है इन दोनों में, पियर्सन और स्टुअर्ट चेंज में, कि एकदम दिमाग वहां पे शून्य हो जाता है और हम गलती कर देते हैं। तो आप ये भी लर्न करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता नहीं है। देखिए अभी कल भी मैंने जो क्विज सॉल्व करवाई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो स्वतः विकास, विशिष्ट नाम, सीमित उद्देश्य और अनिवार्य सदस्यता। तो जो समुदाय होता है हमारा उसका कौन सा विशेषता नहीं है? तो स्वतः विकास होता है, एक विशिष्ट नाम होता है, अनिवार्य सदस्यता होती है, ठीक है। लेकिन वहां पे सीमित उद्देश्य नहीं होता फ्रेंड, ठीक है। क्या होता है वहां पे एक सामान्य हमारा उद्देश्य होता है, सभी के लिए क्या होता है, एक सामान्य उद्देश्य होता है सभी का, वहां पे कोई सीमित उद्देश्य नहीं होता। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय, ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय समुदाय, समुदाय के उपयुक्त 4 प्रकार किसने बताए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय, ठीक है। तो इसमें देखिए ग्रामीण भी है, नगरीय भी है, क्षेत्रीय भी है और राष्ट्रीय है, ठीक है। तो यह जो समुदाय है, इन समुदाय के 4 प्रकार की चर्चा किसने की है? बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है ये। तो ये किसने किया हुआ है फ्रेंड्स? ये किया हुआ है आपके बोगार्डस जी ने। किसने किया है? बोगार्डस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संपूर्ण समाज में एकता एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार का नियमन करना क्या कहलाता है? यानी जो संपूर्ण समाज है, ठीक है, उसमें एकता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो लोगों के व्यवहार का नियमन करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फ्रेंड्स सामाजिक नियंत्रण, यानी सोशल कंट्रोल। और सोशल कंट्रोल की चर्चा सर्वप्रथम किसने की हुई थी? ये की हुई थी E.A. रास महोदय ने, ठीक है। E.A. रास महोदय ने ये चर्चा की हुई थी। उन्होंने सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक भी लिखी हुई है। तो आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से हम क्या करते हैं? संपूर्ण समाज में एकता एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार का नियमन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने जनजातियों की समस्याओं का मूल कारण शोषण का परिणाम बताया? तो कौन सा ऐसा विद्वान था, वैज्ञानिक था, जिसने जनजातियों की जो समस्याएं हैं उनका जो मूल कारण माना, वो क्या माना? शोषण का परिणाम बताया। जैसे कार्ल मार्क्स नहीं बताते हैं, ठीक है। तो वो कार्ल मार्क्स की तरह ही जनजातियों की समस्या के लिए मूल कारण इन्होंने क्या बताया कि लोगों का जो शोषण हो रहा है उसी का ये परिणाम है, ठीक है। तो ये किसने बताया था फ्रेंड्स? ये बताया था A.R. देसाई जी ने। किसने बताया? A.R. देसाई। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कई लोग बैरियर एल्विन पे चली जाएंगे कि बैरियर एल्विन ने काफी चर्चा की हुई है राष्ट्रीय पार्क वगैरह की। इन्होंने बताया था ना कि जनजातियों के लिए एक अलग से राष्ट्रीय पार्क घोषित कर देना चाहिए। तो राष्ट्रीय ये बैरियर एल्विन नहीं होगा, ये A.R. देसाई जी ने ऐसी जो है चर्चा की हुई है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बुक से बनाए जा रहे हैं, बुक के माध्यम से, की ताकि आप लोगों को कुछ नए प्रश्न मिल सकें। वैसे तो बहुत सारे गाइडों में सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं, बट जो है आंसर उनके बहुत ही जो है गलत रहते हैं। और क्या रहता है कि वही सब चीजें गलत पढ़ के चले जाते हैं और वहाँ एग्जामिनेशन में फिर से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग आयोग अपना अलग अलग आंसर मानता है। अब देखिए जो है लोक सेवा आयोग अलग आंसर मान रहा है और ये आपका जो उच्चतर शिक्षा आयोग है वो अलग आंसर मान रहा है, माध्यमिक अपना अलग मान रहा है उसी चीज को। तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और गाइडों में क्या रहता है कि वही चीजें वहां पे घूम घुमा के दी जाती हैं और हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं गाइड के माध्यम से पढ़ करके। तो सब पढ़ने से पहले क्या करना है कि अभी से ही आप शुरू कर दीजिए और एकदम से जो है जो करेक्ट रहे उन्हीं चीजों को पढ़िए, उन्हीं बुक को पढ़िए, ठीक है। बहुत सारे चैनल भी उपलब्ध हैं, जो भी सही लगे उसी को फॉलो करिए। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा इधर उधर पढ़ने से क्या होता है कि दिमाग हमारा, हम गलत चीज पढ़ के जाएंगे तो वहां पे गलत आंसर करेंगे,
ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहिए। और कुछ बुकें हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो बहुत ही रॉन्ग आंसर दिए जाते हैं और एग्जामिनेशन में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि किस वैज्ञानिक ने जनजातियों की समस्याओं को राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक हितों से संबंध एवं संतुलित करने का सुझाव दिया। तो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने जनजातियों की समस्याओं को राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक हितों से संबंध एवं संतुलित करने का सुझाव दिया। ठीक है, तो ये किसने दिया था फ्रेंड्स? ये दिया था श्यामाचरण दुबे यानी एससी दुबे जी ने। ठीक है, इन्होंने कहाँ का अध्ययन किया हुआ था? इन्होंने अध्ययन किया हुआ था समीरपेट का। कहाँ का? समीरपेट का इन्होंने अध्ययन किया हुआ था। और जो है इन्होंने ये सुझाव दिया था कि जनजाति की जो समस्याएं हैं उनको राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक हितों से संबद्ध एवं संतुलित करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, सहकष्ठी ब्याज प्रसूति तथा प्रथा जो है किस जनजाति में पाई जाती है फ्रेंड्स? तो अभी मैंने ऊपर ही बताया था ये चीज, मेलिनोस्की का जब क्वेश्चन पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था ना कि टोडा जनजाति, तो ये टोडा जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, टोडा जनजाति में सहकष्ठी ब्याज प्रसूत तथा किस जो प्रथा है ये कौन फॉलो करता है? ये पति फॉलो करता है। ठीक है, तो टोडा जनजाति में यह प्रथा पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में, कौन सी ऐसी जनजाति है जो माता पिता दोनों की संपत्ति ट्रांसफर होती है, यानी दोनों की जो संपत्ति है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, माता पिता की, तो वो कौन सी जनजाति है? वो है हरेन जनजाति। कौन सी? हरेन जनजाति। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। किस विद्वान ने धर्म के उद्विकासीय प्रारूप को बताया है? तो कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने धर्म का उद्विकासीय प्रारूप बताया? तो कौन बताया था फ्रेंड्स? ये बताया था टायलर महोदय ने। ठीक है, तो इन्होंने प्रिमिटिव कल्चर एक पुस्तक लिखी हुई थी, आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये बुक पूछी गई है। तो प्रिमिटिव कल्चर ईवी टायलर। ठीक है, तो टायलर महोदय ने धर्म का उद्विकासीय प्रारूप बताया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उद्विकासीय प्रारूप को बताया और उद्विकासीय प्रारूप में इन्होंने 3 प्रकार की चर्चा की, यानी आत्मावाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद। ठीक है, तो तीनों ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आत्मावाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे ही एक कांट भी बताते हैं, मुझे याद आ गया, अगस्त कॉम्ट ने भी बताया था धर्म का उद्विकासीय प्रारूप। ठीक है, तो उन्होंने भी आत्मावाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद। ठीक है, लेकिन आत्मावाद को जब इंग्लिश में उन्होंने कहा था तो उन्होंने फेटिसिज्म कहा था। क्या कहा था? फेटिसिज्म कहा था। जबकि टायलर का क्या रहेगा वहां पे, बहुत ही इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इन्होंने अगस्त कॉम्ट ने फेटिसिज्म कहा, जबकि टायलर ने क्या कहा? उसको एनिमिज्म कहा। ठीक है, तो एनिमिज्म और फेटिसिज्म में जरा सा अंतर है। तो अगर एनिमिज्म इंग्लिश में रहेगा तो आप कॉम्ट लगाइएगा, अगर एनिमिज्म है तो आप टायलर लगाइएगा, और अगर फेटिसिज्म इंग्लिश में दिया गया है तो आप अगस्त कॉम्ट को लगाइएगा। ठीक है, तो तुरंत ही आंसर आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में आप जाके जरूर देख लीजिएगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि हिंदी में जो है कुछ और रहता है, इंग्लिश में उसका टर्म्स कुछ और रहता है, तो आप प्रश्न करते समय एक बार इंग्लिश को भी देख लें बगल में और फिर आप आंसर दें। ठीक है, तो बहुत जरा सा अंतर है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए आत्मावाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद, यहाँ पे तो इंग्लिश दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉपर टायलर ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान का कथन है कि विज्ञान विषय सामग्री के रूप से परिभाषित करने का प्रयास भ्रांति ही पैदा करता है? तो कौन ऐसा कहता है कि जो विज्ञान विषय है वो सामग्री के रूप में परिभाषित करने का जो प्रयास हम करते हैं वो क्या करता है? भ्रांति ही पैदा करता है। तो इस प्रकार की बात किसने कह दी फ्रेंड्स? ये कह दी जो है आपके लुंडबर्ग जी ने। किसने कह दी? लुंडबर्ग। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी, इन्होंने ऐसा कहा कि विज्ञान का जो विषय सामग्री है जब हम उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो हमें भ्रांति ही पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देखते हैं कि निम्न में से कौन सामाजिक क्रिया के आवश्यक तत्व नहीं है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी सामाजिक क्रिया है वो आवश्यक तत्व नहीं है, वो बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अंतर संबंध, तो ये तो होता ही है। विशिष्ट परिणाम, ये भी होता है। और निरंतरता, ये भी होती है सोशल एक्शन में। लेकिन जो संवेग की अभिव्यक्ति है ये नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी।
यानी सामाजिक जब क्रिया होगी तो अंतर संबंध तो होना ही चाहिए, यानी एक लोगों से तो होगा नहीं सामाजिक क्रिया, यानी कम से कम 2 लोग होना चाहिए। जो मैक्स वेबर का क्वेश्चन आता नहीं है कि साइकिल से जा रहे हैं और वो गिर पड़े सड़क पे, लेकिन वो अपना 2 लोग गिर पड़े, 2 साइकिल से लड़े और दोनों लोग गिर पड़े, लेकिन वो अपना साइकिल उठाए और वो अपना उठाए और चले गए, कोई बात ही नहीं हुई, तो क्या वो सोशल एक्शन हुआ? नहीं हुआ। और उसके बाद में अगर वो दोनों लोग गिरे हैं और एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, यानी गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं कि आपने कैसे साइकिल चलाया और कैसे मुझे ये धक्का दे दिया, तो वो क्या होगा? फिर वो अंतर संबंध वहां पे हो जाएगा, सोशल एक्शन हो जाएगा, ठीक है। और विशिष्ट परिणाम भी होता है, ठीक है, यानी जब हम सामाजिक क्रिया करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सामाजिक क्रिया आप लोगों के साथ में कर रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या है? मैं एक विशिष्ट परिणाम चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी अभी से लगिए, जो वैकेंसी आ रही है उनके लिए अपने मन में एक तत्परता लाइए, कंटिन्यूटी लाइए, चीजों को सॉल्व करिए, ठीक है। और निरंतरता, यानी आपकी एक निरंतरता भी होनी चाहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ, मैं भी ये सोच रही हूँ कि एक कंटिन्यू एक लेक्चर्स अपलोड हो, ठीक है, और आप लोगों से जो है ये सॉल्व किया जाए आप लोगों के द्वारा, तो ये क्या है? एक सामाजिक क्रिया है। लेकिन संवेग की अभिव्यक्ति ये ऐसी कोई भावना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस विद्वान ने आत्म सात्मीकरण को प्रजातीय संबंधों का चक्र कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, यही जो क्वेश्चन था देखिए अभी जीडीसी में पूछा गया था, ठीक है। जो लोग एग्जाम दिए हुए हैं अभी लोक सेवा आयोग का, तो वो समझ गए होंगे कि देखिए हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं जो लोग, उनको कितना लाभ होता है, ठीक है। तो किस विद्वान ने आत्म सात्मीकरण को प्रजातीय संबंधों का चक्र कहा है? तो ये सब क्वेश्चन हमारे यहाँ पीजीटी के टेस्ट में लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो किसने कहा है फ्रेंड्स? जो है ये कहा है रॉबर्ट पार्क जी ने। किसने? रॉबर्ट पार्क। यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, मैं एक मिनट इसको यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ। तो ये रॉबर्ट पार्क आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है कि उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो उपयुक्त जो परिभाषा है वो किसकी है? समूह व्यक्तियों के संग्रह अर्थ श्रेणियों में होते हैं जिनमें सदस्यता एवं अंतःक्रिया की चेतना पाई जाती है, ठीक है। तो उपयुक्त परिभाषा किसकी है? कि समूह व्यक्तियों के संग्रह अर्थ श्रेणियां होते हैं जिनमें सदस्यता एवं अंतःक्रिया की चेतना जो है ये होती है, ठीक है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है हर्टन एवं हंट जी ने। किसने कहा? हर्टन एवं हंट जी ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक बार नोट करने की कोशिश करती हूँ। रॉबर्ट पार्क, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये जो परिभाषा थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा कट गया है तो इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि समूह की व्याख्या किसने समूह की जो व्याख्या है वह आंतरिक व साहस के आधार पर किया, ठीक है। तो आंतरिक व साहस, तो कभी कभी आंतरिक और कभी कभी जो है बाह्य भी लिखा रहता है। तो आंतरिक व साहस के आधार पर जो समूह की व्याख्या है, और फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में देखिएगा, वहां पे दिया रहता है तो ओवर्ट और कोवर्ट, ठीक है। तो इंग्लिश में ये आप देख लीजिएगा, ऐसे क्या होता है समूह की व्याख्या आंतरिक व साहस, और ऐसे बहुत सारी चीजें लिख दी जाती हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन ओवर्ट और कोवर्ट जब लिखा रहेगा तो वो आपका फाइनली क्या हो जाएगा? गिटलर, ठीक है। तो गिटलर यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि फिक्टर ने समूह के कितने भागों में इसको बांटा हुआ है? तो फिक्टर महोदय ने समूह को कितने भागों में बांटा फ्रेंड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पीजीटी में पूछा भी गया है, ठीक है। और ऊपर वाला भी प्रश्न पूछा गया है गिटलर का, ठीक है। तो फिक्टर महोदय ने समूह को कितने भागों में बांटा है? तो वो 6 भागों में बांटा है, ठीक है। कितने भागों में? 6 भागों में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि छंदम समुदाय की अवधारणा किसने
दी हुई है, ठीक है। तो छंदम समुदाय की जो अवधारणा है वो किसने दी है, वो दी है गॉफमैन। जैसे गॉफमैन ने और कौन सी अवधारणा दी है, भूमिका दूरी की, ठीक है। तो भूमिका दूरी की भी अवधारणा गॉफमैन ने दी है और छंदम समुदाय की भी अवधारणा गॉफमैन ने दी है। तो आप ध्यान करके रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी सामाजिक स्त्रीकरण, ठीक है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की विशेषता है। तो कौन सी सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषता है, तो ये बताना है हमें, ठीक है। एक सामान्य इकाई, आनुवांशिक व्यवसाय, मनुष्य के बदलते संबंध और इसकी प्रकृति सामाजिक होती है। तो फ्रेंड्स, सामाजिक जो स्त्रीकरण है वो क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसकी प्रकृति क्या है, सामाजिक है, सोशल है, ठीक है। तो सामाजिक स्त्रीकरण होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। सामाजिक स्त्रीकरण जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है समाज का ऊंचे एवं नीचे के क्रम में विभाजन। जैसा कि रेमंड मूरे ने कहा हुआ है ना कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज का ऊंचे एवं नीचे के क्रम में क्रम विन्यास है, ठीक है। तो ये ऊंचे और नीचे के क्रम में एक जो बटा हुआ है, ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण। तो इसकी प्रकृति क्या होती है, एक सामाजिक रूप से ये है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि किसने सामाजिक वर्ग को दो भागों में विभक्त किया, ठीक है। तो किसने सामाजिक वर्ग को दो भागों में विभक्त किया है, एक आमदनी का आधार और दूसरा व्यवसाय का आधार, ठीक है। तो आमदनी का आधार और व्यवसाय के आधार पर सामाजिक वर्ग को दो भागों में किसने बांटा, तो एरिक ओलन राइट हैं, इन्होंने भी बांटा हुआ है, मार्गरेट स्टेसी, हैरी ब्रेवरमैन और गिडिंग्स। तो ये जो बांटा हुआ है फ्रेंड्स, आमदनी के आधार पर और आपके व्यवसाय के आधार पर, तो ये हैरी ब्रेवरमैन, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि किसने कहा है कि सांस्कृतिक तत्व को हम संस्कृत के गठन को सरलतम व्यवहारिक इकाइयां मान सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जो सांस्कृतिक तत्व है, सांस्कृतिक तत्व क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांस्कृतिक तत्व सबसे छोटी इकाई होती है कल्चर की, ठीक है। तो हम इसको संस्कृत के गठन को सरलतम व्यवहारिक इकाइयां मान सकते हैं। तो इस प्रकार से किसने कहा है फ्रेंड्स, इसको कहा है एस.सी. दुबे जी ने, ठीक है। एस.सी. दुबे जी ने ये बात कही हुई है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि उपयुक्त परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा किसकी है कि धर्म मानव की पाश्विक व दैवीय प्रकृति के बीच की क्या है, एक श्रृंखला या कड़ी है, ठीक है। तो धर्म जो है वो मानव की पाश्विक व दैवी जो प्रकृति है उसके बीच क्या है, एक श्रृंखला है, ठीक है। तो ये किसने कहा फ्रेंड्स, ये कहा है के.एम. कपाड़िया जी ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, न्यू है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। के.एम. कपाड़िया जी की डेफिनेशन पूछी जाती है, वहां से क्वेश्चन पीजीटी में आते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान करके रखिएगा। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है कि उपयुक्त, ये पुस्तक एक लिखी हुई है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, ठीक है। तो द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, ये बुक जो है बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है। ये बुक किसकी है, एच हाईमैन, ठीक है। इन्होंने एच हाईमैन ने इस पुस्तक में सर्वप्रथम, जब पूछा जाता है ना, संदर्भ समूह की अवधारणा दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी थी, तो एच हाईमैन ने दी थी और वो अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस ने यह अवधारणा दिए हुए थे। लेकिन एच हाईमैन अगर ऑप्शन में नहीं है तो सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर में फिर जो है आर.के. मार्टन जी ने यह अवधारणा दी हुई है, ठीक है। तो अगर प्रथम नहीं पूछ रहा है, ऐसे ही नॉर्मली पूछ रहा है कि संदर्भ समूह की जो अवधारणा को जो है व्याख्यायित किया या आगे बढ़ाया, तो आर.के. मार्टन जी हो जाएंगे। लेकिन अगर सर्वप्रथम पूछ रहा है कि संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था और एच हाईमैन ऑप्शन में है, तो हमें एच हाईमैन को लगाना है। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की जो क्विज है वो यहीं पे समाप्त हो रही है। हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।